Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are uh, know what is UGC NET and how to prepare it. So first आज मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ वो जनरली UGC NET का इंट्रोडक्शन है, ठीक है, होने वाला है। UGC NET होता क्या है उस पर एक ओवरव्यू करेंगे। यूजीसी नेट का जो फुल फॉर्म होता है वो फुल फॉर्म है वह है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। ये एनटीए ऑर्गेनाइज करते हैं जिसका पर्पस होता है कि आप इसके थ्रू इस एग्ज़ाम के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, जो कि आप कॉलेज में आपके प्रोफेसर्स होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं वो, ठीक है। और इसके थ्रू आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम में भी एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपने JRF क्लियर कर लिया तो आप डायरेक्ट PhD में इनरोल कर सकते हैं, जिसके लिए जो गवर्नमेंट है वो आपको पढ़ने के पैसे देती है, ठीक है। नेक्स्ट, इसको कंडक्ट कौन कराता है? कंडक्ट कराता है एनटीए, ठीक है। एनटीए मीन्स नेशनल टीचिंग एजेंसी। उसके बाद इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इस यूजीसी नेट में 2 एग्ज़ाम होते हैं, पेपर 1 जनरल एप्टीट्यूड एंड पेपर 2 आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ये सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं जो आपने अपने ग्रेजुएशन में और मास्टर में ली होगी, ठीक है। और फर्स्ट पेपर की बात करें तो इसमें जनरल एटीट्यूड में टीचिंग रिलेटेड, टीचिंग कैसे कराई जाती है, टीचिंग स्किल के ऊपर, आपके आईटी सेक्टर के बारे में, थोड़ी सी मैथ जो होती है वो, ठीक है। ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड होते हैं, करंट अफेयर भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेपर सेकंड जो मैं आपको इसमें प्रिपरेशन कराऊंगी, और आपने अगर यूनिट 1 का नहीं देखा है तो आप यूनिट वन जो मैं ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा चुकी हूँ वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इस एग्ज़ाम की बात करें कितने मार्क्स का होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं। इसमें टोटल 150 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 150 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 50 जो क्वेश्चन होते हैं वो पेपर 1 में आते हैं, 100 क्वेश्चन जो है पेपर 2 में आते हैं। फिर और ईच क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करते हैं। इट मीन्स आपके पेपर 1 के 100 मार्क्स हो गए और पेपर 2 के 200 मार्क्स हो गए, और टोटल जो है इनकी मार्किंग 300 हो गई। और ये जो एग्ज़ाम होता है उसकी ड्यूरेशन 3 आवर होती है। इसकी एलिजिबिलिटी बात करें तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, साथ में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, ठीक है। चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ हो, साइंस हो, कंप्यूटर साइंस हो, ठीक है, पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, एनीथिंग, किसी लैंग्वेज में हो, ठीक है। उसके बाद इसकी इसकी वैलिडिटी की बात करें तो आप मल्टीपल्स टाइम दे सकते हो, और ये ज़्यादा टाइम के लिए भी वैलिड होता है। इट मीन्स अगर आपने JRF किया है तो उसकी लिमिटेशन होती है कि 1 साल के अंदर या फिर 6 महीने के अंदर आपको PhD में इन्वॉल्व कराना होता है। उसके बाद उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ता है। खैर वो बात की बात है, जब एग्ज़ाम हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, उसके बाद मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूँगी। बट अभी आप ये देखो, इसकी UGC नेट का नेट में अभी हम पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है डिसिप्लिन वो यही है, ठीक है। तो मैं इसी के बारे में आपको नॉलेज दूंगी और इसी की सिलेबस की बात करेंगे। तो UGC नेट राजनीतिक विज्ञान पाठ्यक्रम, ठीक है, मतलब पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम सिलेबस है, एग्ज़ाम का सिलेबस है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। UGC नेट राजनीति के विषय जो है बहुत व्यापक है, मतलब आप इसमें बहुत थोड़ी चीज़ें नहीं है, ये बहुत ही इसका वास्ट सिलेबस है। इसमें टोटल जो है वो 10 यूनिट्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो कैंडिडेट हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि वो राजनीतिक सिद्धांत यानी प्रिंसिपल के बारे में, जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो, ठीक है, राजनीतिक शासन यानी आपका गवर्नमेंट कैसे वर्क करता है, स्टेबल्स कैसे है, ठीक है, इंटर रिलेशनशिप आपके कैसे हैं, ठीक है, इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप है वो कैसे है, ठीक है। और आपकी पार्लियामेंट, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी सारी यूनिट जो है इसी पर बेस्ड है। ऑलराइट, ओके। सो यूनिट 1 की बात करें, फर्स्ट यूनिट 1 जो है वो है राजनीतिक सिद्धांत, इसमें पॉलिटिकल थ्योरी। इसका आधार और विकास के बारे में जोर देंगे, ठीक है, इसके शासन के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 1 में जो आप पढ़ने वाले हैं वो पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ना है। और जब भी आप पॉलिटिकल के किसी भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो फर्स्ट जो होता है ना टॉपिक यही होता है कि आपको पॉलिटिकल थ्योरी है वो पता होनी चाहिए। चाहे आप DU का एग्ज़ाम दो, DU में आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में ये टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, ओके। और यूनिट 1 में जो है वो इसमें नींव रखी गई है, यानी जो आपका रूट सिलेबस यही है। इसमें आप राजनीतिक के बारे में, सत्ता के बारे में, आपके राइट्स, ठीक है, राइट हो गई, और फ्रीडम हो गई, इक्वलिटी हो गई, जस्टिस हो गई, इन सभी का इंक्लूजन किया हुआ है। इन सबको ब्रीफ में डिस्क्राइब किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। राजनीतिक और सत्ता, ठीक है, राजनीति की परिभाषा, प्रवृत्ति और दायित्व, सत्ताधिकार और वैधता के बीच अंतर, राज्य और समाज का संबंध, ये हम यूनिट 1 में पढ़ने वाले हैं। फिर यूनिट 1 में भी चैप्टर होते हैं ना, तो ये चैप्टर्स हैं, ठीक है। पहला चैप्टर आपका क्या है? राजनीतिक और सत्ता। सेकंड चैप्टर है समानता, स्वतंत्रता और न्याय। इसके अंदर आप पढ़ेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव, लिबर्टी, ठीक है, और आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है, इसके इक्वलिटी के जो रिजल्ट क्या होते हैं, ठीक है, और जस्टिस किस टाइप की होती है, किस फिलोसफर ने क्या थॉट दिए हैं, वो सब इसमें इंक्लूड है, ठीक है। नेक्स्ट आप डेमोक्रेसी और सिटीजनशिप के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। प्रतिनिधित्व, प्रत्यक्ष और भागीदारी, लोकतंत्र क्या है, नागरिक के अधिकार क्या है, उसके कर्तव्य, बहुवाद क्या है, सामुदायिकता क्या होती है, ठीक है,
ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है आधुनिक राजनीतिक विचारधाराएँ, मतलब जो आपके विचारधाराएँ पहले प्राचीन में कैसी थी, मध्य में कैसी थी, समकालीन में कैसी है, तो वो उसका पूरा जो वो बोलते हैं ना स्टेयर्स चढ़ते हैं, तो आप इसमें वो स्टेयर्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। उनकी आइडियोलॉजीज़ क्या हैं, जैसे उदारवादी, लिबरलिज्म, रूढ़वादी, मार्क्सिज्म, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हैं। पर इकोलॉजिस्ट जो हैं वो, ठीक है, ये सारी चीज़ें कॉम्पिटिव, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, यूनिट 1 में। सेकंड यूनिट है आपका राजनीतिक चिंतन, पश्चिम और भारतीय परिप्रेक्ष्य। इट मीन्स जो पॉलिटिकल थिंकर हैं उसके बारे में, पॉलिटिकल जो थॉट है उसके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन यानी वेस्टर्न, इसमें जो आपके पॉलिटिकल थॉट है ना वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड है, एक वेस्टर्न थॉट्स और दूसरा है आपके इंडियन थॉट्स। इसमें थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे कि आपके महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, कबीरदास हो गए, इन सब के बारे में। और वेस्टर्न में प्लाटो, हॉब्स, जॉन ब्लॉक्स, ठीक है, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। प्राचीन से लेकर आधुनिक काल के कुछ विचारक हैं उनका अध्ययन करना है आपको यूनिट 2 में, जिसमें प्लाटो हो गया, अरस्तु हो गई, ये क्या है, आदर्श राज्य और नागरिकता की बात करते हैं। मैकियावेली और हॉब्स लॉक, ये समाजवादी समाज और समझौता, इनकी बात करते हैं। तीसरा रूसो, मैट्रोसिक, और ये लोकप्रिय संप्रभुता की बात करते हैं, ठीक है, जो लोग को प्रिय हो, लोगों को अच्छा लगे, वैसे ही स्टेट को काम करना चाहिए, इस बारे में ये बात करते हैं। उसके बाद मार्क्स, मिल, गांधी, ग्रामशे, ठीक है, हॉब्स, लॉक, जॉन्सकी, ये सारे क्या हैं, ये समकालीन विचारक हैं। उसके बाद भारतीय राजनीतिक चिंतन की बात करें, भारत, इसमें तो आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, ठीक है, और इसके विचारक के स्रोत यानी कहाँ से लिखे गए हैं, मौलिक स्रोत क्या हैं, वैदिक काल, उपनिषद, ठीक है, ये सारी चीज़ों से हमें जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है उनका पता चलता है, उनके थॉट्स के बारे में पता चलता है। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस ली है, आपने ग्रेजुएशन करी है और मास्टर करी है, तो आप जानते हैं कि इस पर कितने ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, और ये वन ऑफ द मोस्ट बुक है जो वो है, ठीक है। बौद्धिज़्म, बौद्धिज़्म हो गया, जैन हो गया, इस्लामी विचार, उसके बाद स्वामी विवेकानंद के विचार, टिक्कर के विचार, अरविंद तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और गांधी जी हो गए, नेहरू हो गए, आपके अम्बेडकर का चिंतन यानी अम्बेडकर जी का थॉट, ठीक है, समकालीन विचारक, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। और आपको जो पेपर में है वो दोनों चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, परंपराओं की तुलना को समझना पड़ेगा और इसके इतिहास को जाना पड़ेगा। मतलब इस टॉपिक, ये जो टॉपिक है ये इसी पर बेस है कि आपका जो प्राचीन समय में और अभी का जो टाइम है, आधुनिक टाइम है, उसमें क्या अंतर आया है वो, और उनके आइडियोलॉजी जो थॉट है, ठीक है, वो कैसे कैसे बदल गए हैं, उनकी आइडियोलॉजी जो है उनमें क्या डिफरेंस आया है, उनमें क्या चेंजेस आए हैं, वो सेकेंड यूनिट में आप पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है थर्ड टॉपिक जो है वो है भारतीय शासन और राजनीतिक संरचना और कार्यप्रणाली। थर्ड टॉपिक आपके इंडियन गवर्नमेंट की बात करते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स की बात करते हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर है, उनके जो वर्क है, उन सब जो रूल रेगुलेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें आप क्या है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डीप में एनालाइज करेंगे, उसको डीप में पढ़ेंगे, ठीक है, यूनिट थर्ड में। यूनिट थर्ड जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आगे आने वाली वीडियो में आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं 100% ये गारंटी देती हूँ कि मैं आपकी 10 के 10 जो यूनिट्स हैं ना वो इतने अच्छे से करा दूँगी कि आप मतलब कि कोई सा भी एग्ज़ाम दो आप अच्छे से लिख पाओगे, और आपको कभी भी ना कंटेंट की जो है वो कमी नहीं पड़ेगी, कमी नहीं होगी। और मैं बिल्कुल बेसिक से करा रही हूँ। अब जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें लग रहा होगा ये कोई पढ़ाता है क्या, बट मैंने कोशिश करी है कि मैं इसके ये जो वीडियो बना रही हूँ इसके थ्रू मैं ना बहुत ही बेसिक चीज़ें करा पाऊँ, आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ, तो आई होप आप मुझे सपोर्ट करेंगे। ओके, चलो कोई नहीं। हम थर्ड यूनिट की बात करें तो फर्स्ट इसमें जो चैप्टर है वो आपका संविधान और मौलिक ढांचा, फंडामेंटल राइट्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, उसकी प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति नेतृत्व, आपके संशोधन प्रक्रियाएं और संवैधानिक उपचार, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। जैसे कि 73 जो संशोधन हुआ था, 73 एंड 74 संशोधन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको पता होगा ग्रामीण और शहरी इलाकों को लेकर बने थे, जिसके थ्रू हमारे पंचायत राज आई थी, ठीक है। जो 73 था उसमें पंचायत राज आई थी, और 74 में जो है वो अर्बन सिटी में रूल रेगुलेशन आई थी, उसके बाद गवर्नमेंट बने थे आपके। जो आप न्यायपालिका देखते हैं वो इसी के थ्रू डेवलप हुआ है, ठीक है। इसी कोई बात नहीं, ये अब सारी चीज़ें हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एक ब्रीफ नॉलेज मैंने दे दी आपको केंद्र और राज्य सरकार के बारे में, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट कैसी है, स्टेट गवर्नमेंट कैसी है, राष्ट्रपति के क्या कार्य होते हैं, उसकी पूरी भूमिका बारे में, राष्ट्रपति हो गई, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, न्यायपालिका, राज्यपालिका, मुख्यमंत्री, विधायक, इन सब की क्या भूमिका है इसके बारे में हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। चुनाव प्रणाली क्या है, राजनीतिक दल कैसे होते हैं, ठीक है, इनकी योग्यताएं, गठबंधन राजनीति की सारी चीज़ें। फिर सामाजिक आंदोलन की बात करें तो आपको पता है बहुत सारे हमारे सामाजिक आंदोलन हुए थे, जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीय आधारित आंदोलन हुए थे, दलित महिलाओं को लेकर, और पर्यावरण आंदोलन काफ़ी ज़्यादा हुए थे, आपको पता है चिपको आंदोलन, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। ओके, नेक्स्ट जो यूनिट है वो आपका 4 है। नेक्स्ट यूनिट 4 राजनीतिक विश्लेषण,
इसमें हम तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण करेंगे, यानी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स आपका एक सब्जेक्ट है DU के 4th सेमेस्टर में, ठीक है, 4 या 5th सेमेस्टर में है, ठीक है। उसकी भी नॉलेज आपको इसी में मिल जाएगी। तो उसका दृष्टिकोण और विचार, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसमें हम संरचनात्मक कार्यात्मक चीज़ें देखेंगे, ठीक है। इनपुट मॉडल की बात करेंगे। मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण है वो कैसे आपकी तुलनात्मक को लेकर आधुनिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके जो प्रमुख विषय हैं वो राजनीतिक, सामाजिक और उसकी भर्तियों पर है। रुचि समूह और दबाव समूह, ठीक है। राजनीतिक पार्टी प्रणाली, चुनाव प्रणाली, एकल अनुपातिक, विकासशील देशों में लोकतंत्र, सैनिक शासन और लोकतांत्रिक संग्राम। और हम ऑल्सो डिफ्रेंशिएट करेंगे और कंपेयर करेंगे बिटवीन जो हमारे इंडिया है उसके साथ बाकी देशों की, जैसे ब्रिटेन हो गए, US हो गए, USR हो गया, चीन, फ्रांस, ठीक है, अमेरिका। ये सारी चीज़ें कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट यूनिट है 5th यूनिट में आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे और उसकी अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजनीतिक विज्ञान का एक प्रमुख जो है उपक्षेत्र होता है, जो राज्यों के बीच के संबंध, संघर्ष और सहयोग का अध्ययन करता है। इंटर रिलेशनशिप यही होते हैं, ठीक है। इसमें आप यथार्थवादी रियलिज्म इनके बारे में पढ़ेंगे, उदारवादी लिबरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, मार्क्सवादी और निर्भरता सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो मार्क्स यथार्थवादी है उसमें राज्य केंद्र दृष्टिकोण, सत्ता संतुलन और राष्ट्रीय हित की प्रधानता इनके बारे में पढ़ेंगे। उदारवादी में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कैसे सहयोग और लोकतंत्र, शांति सिद्धांत, WTO, UNO, ठीक है, UN के बारे में, इनकी भूमिका के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद मार्क्सवाद और निर्भरता सिद्धांत की बात करें तो विश्व प्रणाली सिद्धांत, वास्टेन के बारे में, केंद्र प्रतिनिधित्व संबंध, आर्थिक समाजवाद क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। और नया दृष्टिकोण जो डेवलप हुआ है, जो आया, जैसे कि आपके रचनावादी हो गए, क्रिएटिव चीज़ें जो हो गई, ठीक है, और नारीवादी दृष्टिकोण, पर्यावरणवादी और मानव सुरक्षा की अवधारणाएं। अब ये जो न्यू दृष्टिकोण आया है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें UGC नेट में ना आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप देखे होंगे तो इसमें से ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और अभी जो मैं फ़िलहाल बात करूँ आपके इग्नोइज्म के बारे में और जो आपकी नारीवाद दृष्टिकोण है इसके बारे में, तो इसमें से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपका 6th यूनिट, भारत की विदेशी नीति, सिद्धांत और व्यवहार। भारत की विदेशी नीति तो आपको पता होगी क्या होती है। विदेश नीति जब हम अपने देश को चलाने के लिए या फिर लेन देन करने के लिए कोई नीति बनाते हैं, ठीक है, वो विदेश नीति कहलाती है। इसके अंदर जो मूलभूत भारत की विदेश नीति की बात करें तो पंचशील हो गई, गुटनिरपेक्ष हो गया, नेहरूवादी हो गई, गांधीवाद युग हो गया, उदारवादीकरण, और ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। ये हमारे जो भारत की विदेश नीति के अंतर्गत आती हैं। कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं। शांतिपूर्वक अस्तित्व में 5 सिद्धांत बनाए गए थे, उसे पंचशील कहते हैं। गुटनिरपेक्ष जो शीत युद्ध हुआ था आपका 1991 में ख़त्म हुआ था, ठीक है, 1945 में स्टार्ट हुआ था और 1991 में एंड हुआ था, ठीक है। उस शीत युद्ध के दौरान जो भारत है उसने गुटनिरपेक्ष की नीति को अपनाया था, अपने आप को स्वतंत्र रखा था, जिसके तहत पे उसने विदेशी नीति बनाई थी, स्वतंत्र विदेश नीति बनाई थी। और उस टाइम के जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो नेहरू थे, तो उन्होंने अपने संबंध जो है ना भारत के बहुत अच्छे स्थापित किए थे। अंतर्राष्ट्रीयवाद और एशियाई एकता की बात करते हैं वो, ठीक है। उसके बाद इंदिरा गांधी का युग आया जिसमें यथार्थवाद का मोड़ लिया गया और बांग्लादेश मुक्त एक देश बना। इसके बारे में सब आप इसमें पढ़ने वाले हैं। आधार नीति कोड और लुक ईस्ट पॉलिसी थी वो भी इसी के टाइम आई थी। समकालीन चुनौतियां क्या है, प्राथमिकताएं क्या है, इसमें आप पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे चीन और पाकिस्तान के साथ जो सीमा विवाद है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र, शार्क के बारे में, अमेरिका, रूस और यूरोप के साथ जो हमारे रिलेशनशिप है उसके बारे में, और परमाणु नीति और सुरक्षा नीति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रवासी भारतीय और स्टाफ पावर क्या है। उसके बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक रणनीति, ये सारी क्या थी। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोक प्रशासन और उसके से प्रिंसिपल एंड जो आपके बिहेवियर है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लोक प्रशासन राज्य की नीतियों और कार्यात्मक करने की प्रणाली होती है। जो लोक शासन होता है, प्रशासन होता है, वो राज्यों की नीति होती है और जिस तरीके से वो कार्य करते हैं वही प्रक्रियाएं होती है। इस यूनिट में हम प्रशासनिक सिद्धांत, संगठन, संरचना और भारतीय प्रशासन व्यवस्था का अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत क्या है, नए लोक प्रशासन क्या है, इसमें
शास्त्रीय सिद्धांत के, जैसे कि हमारा टेलर हो गया, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। वैज्ञानिक प्रबंध यानी आपके रिसर्च के बारे में, ठीक है। ये सारी रिसर्च, फ्योलेर के सिद्धांत क्या थे, बैबर की नौकरशाही स्थिति के सिद्धांत क्या थे, विल्सन क्या थे, ठीक है। उसके बाद मानव संबंध आंदोलन, जो कि हैनॉन प्रयोग और मैग्लोर की XY सिद्धांत, मस्लो की आवश्यकता, पिरामिड, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। थर्ड, नए लोक शासन पर, मतलब ये एक आपका रूट दिया गया है कि हमारा जो लोक प्रशासन था वो कैसे कैसे डेवलप हुआ। पहले हम पढ़ेंगे शास्त्रीय सिद्धांत, जिसमें ये थिंकर्स हैं। सेकंड है हमारा मानव लोक सिद्धांत, जिसमें कि ये थिंकर्स हैं, उसने अपने हिसाब से जो है वो सिद्धांत बनाए हैं। थर्ड पे आता है हमारा नया लोक प्रशासन, जिसमें निजीकरण, बाध्यशास्त्र, ई-गवर्नेंस और नागरिक केंद्र प्रशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही, ये सब भी चीज़ें इंक्लूड है। और आप देखेंगे कि ये भारत में बहुत ज़्यादा ही यूज़ हो रही हैं। हमारे देश में तो हो रही हैं, लेकिन बाहर की कंट्री में हमसे भी ज़्यादा हो रही हैं। और फोर्थ में आता है भारतीय प्रशासन के बारे में, जैसे IPS ऑफिसर, AIS के बारे में, IS के बारे में, इनके कार्य क्या होते हैं, इनकी संस्थाएं क्या होती हैं। आप पता है, अगर जब इस यूनिट को पढ़ोगे ना, तो आप जानोगे कि जो UPSC है वो कैसे वर्क करता है, और उनके जो अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं उनका क्या काम होता है, वो उनकी पोस्ट कैसी होती है, उनकी सैलरी क्या होती है, और उनके काम क्या होते हैं। इन सब चीज़ के बारे में ना आप इस यूनिट में पढ़ने वाले हो, ठीक है। लोकायुक्त के बारे में, केंद्र राज्य, इनकी संबंधों के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। अब देखें, भारतीय संदर्भ में लोक सेवा आयोग, वित्तीय आयोग और राज्य आयोग यानी नीति आयोग की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। मैंने कहा ना, आप इसमें यही पढ़ने वाले सारे लोक प्रशासन के बारे में, आप पुलिस वगैरह के बारे में, आप सारे जितने भी ऑफिसर हैं ना बड़ी बड़ी पोस्ट पर, उन सभी के बारे में आप पढ़ोगे इसमें 7th यूनिट में। सो अब हम आते हैं अपने 8 यूनिट पर। तो भारत में सुशासन और लोक नैतिक, उसकी चुनौतियाँ और सुधार। अब भारत में सुशासन तो कर रहे हैं, अब उस जो भारत में शासन चल रहा है उसको और अच्छा बनाने के लिए, लोक नैतिक को अच्छे से बनाए रखने में क्या क्या चुनौती आती हैं और उसमें क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है, वो आप इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं, जिसे आप गुड गवर्नेंस भी कहते हैं, ठीक है। अब ये आधुनिक लोकतंत्र में ही ज़्यादातर देखा गया है, जो राज्य का मूल लक्ष्य होता है वो गुड गवर्नमेंट को स्टेब्लिश करना ही होता है, ठीक है। और यह यूनिट जो है वो नीति निर्माण और उसके कार्य और सुधार प्रक्रिया का विश्लेषण करती है। सुशासन के संदर्भ की बात करें, स्तंभ की बात करें, तो क्या है, पारदर्शिता, जवाबदेही, भागीदारी, विधि का शासन और समानता, ये सुशासन के जो है 5 मूलभूत संदर्भ है, ठीक है। सुशासन इसी पर निर्भर करती है कि ये जो 5 चीज़ें हैं वो अच्छे से वर्क करनी चाहिए। उसके बाद लोक नीति चक्र, समस्या का पहचान करना, एजेंडा सेटिंग करना, नीति निर्माण करना, कार्यात्मक अच्छे से करना, मूल्यांकन करना, इसके भी ये पाँच स्टेप्स हैं। अगर ये स्टेप्स कंप्लीट होता है तो हम कह सकते हैं लोकतंत्र की जो नीति है वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, या फिर वो अच्छी बनी है। पर प्रमुख सुधार पहल, अब इन सुशासन को बनाए रखने के लिए कुछ स्टेप्स भी लिए गए हैं, लाइक RTI अधिनियम, लोकपाल, DPT, डिजिटल इंडिया, GST और नई शिक्षा नीति 2020। अभी आपने देखा था ना 2020 में कितने सारे चेंजेस आए थे, तो वो गुड गवर्नेंस को ही इंक्लूड करके किया गया था, ठीक है। जो भी आपके संशोधन किए जाते हैं और बदलाव लाए जाते हैं वो इसलिए लाए जाते हैं ताकि एक गुड गवर्नेंस स्टेबल हो सके, ठीक है। इसकी चुनौतियाँ, अब ऐसा तो है नहीं कि हम कोई काम करने जाएँ और प्रॉब्लम ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ऐसे ही इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ चुनौतियाँ हैं, जैसे भ्रष्टाचार हो गया, लोग अपना काम अच्छे से नहीं करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी हमेशा इंक्लूड हो जाती है किसी भी चीज़ में, जैसे कि सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई एक पुअर फैमिली के लिए, बट वहाँ पे क्या है, वो पुअर फैमिली इतनी एजुकेटेड तो नहीं है, पॉलिसी का नहीं कर सकती और डायरेक्ट सरकार उस तक नहीं पहुँच सकती, तो वो पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए वो थर्ड पार्टी यानी किसी अच्छे पढ़े लिखे इंसान के पास जाएगा। तो वो क्या करता है, जो पॉलिसी उसने बनाई है तो वो कुछ % कमीशन खुद पे रख लेता है और बाकी आगे फॉरवर्ड करता है। इसमें भ्रष्टाचार होता है, ठीक है। इसमें वो अच्छे से अपना काम नहीं करते। फिर नौकरशाही की जटिलता और संसाधनों की कमी, क्षेत्रीय असमानता और सामाजिक बहिष्कार, ये सारी चीज़ें इसकी प्रॉब्लम्स है गुड गवर्नेंस की। और अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम की, तो आपको एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है, सफलता के लिए प्रभावी अध्ययन, रणनीति और संसाधन। मतलब कि आपको ये कुछ चीज़ें हैं, स्ट्रेटजीज हैं जो फॉलो करने की नीड है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, इन सभी को जो यूनिट्स मैंने बताए हैं, 2 यूनिट रहते हैं वो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। तो इनको देखो यूनिट्स को, ठीक है, और जो आपको लगता है जो भी वीक पॉइंट है उसको टिक कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर उसकी वीडियो देखो और इस बार जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आपको जो बुक्स बताई जाएंगी, जैसे लक्ष्मीकांत हो गई, भारतीय राज्य व्यवस्था हो गई, अरविंद कुमार की बुक होगी राजनीतिक की, ये सारी चीज़ें ना आपको याद रखनी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप इतनी मोटी मोटी बुक ले लो, उसे पढ़ भी नहीं पाओगे और ना ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। इससे बेहतर ये है कि आप मेरी वीडियोज़ या फिर आपको जिसकी भी वीडियोज़ अच्छी लगती है आप वो वीडियोज़ देखो, ठीक है, उसको बार बार रिवाइज़ करो। और इसमें पॉलिटिकल साइंस में तो थिंकर्स और उनकी जो सिद्धांत है ना वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसे ना आप नोट डाउन कर लो। मैं आगे वीडियोज़ में उसके ट्रिक्स वगैरह भी बता दूँगी, ठीक है, कि कैसे आप याद रख सकते हैं। तो आप
ये कर सकते हो। फर्स्ट आप 10 यूनिट्स को देखो, अच्छे से एनालाइज करो उन टॉपिक्स को और देखो कि आप उसमें किसमें वीक हो, ठीक है, वो टिक मार्क कर लो, फिर उससे देखो, रिवाइज करो, ठीक है। नेक्स्ट आप बुक कोई भी अच्छी देख लो, ठीक है, उसके थिंकर्स याद रखो, बुक के नाम याद रखो। उसके बाद आपके जो प्रीवियस ईयर की बात करें तो कम से कम 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। हाँ, अब अभी आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टार्ट किया है, तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन एटलीस्ट आपको इतना तो आइडिया हो जाएगा कि कैसे आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन उसमें होते हैं। तो आप एक बार उसको रिव्यू कर सकते हो, देख सकते हो कि सेम क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ है, किस किस पेपर में ये बार बार आ रहा है, ठीक है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से एनालाइज कर सकते हो। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो मैं आपके लिए ये कर दूँगी, बट आपको मेरी थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी, ठीक है, और इस वीडियो में बने रहना पड़ेगा। जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी है उसे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है, आप नोट्स बनाओ, ठीक है, रिवाइज करो उसे, सारे यूनिट्स के शेड्यूल बनाकर पढ़ो। प्रत्येक जो सारी यूनिट्स हैं उसके अच्छे से नोट्स बना लो, बार बार उसकी रिवीजन करो। इट्स इनफ टू क्रैक योर एग्ज़ाम, ओके। नेक्स्ट, अगर आपको कहाँ से पढ़ना है इसकी बात करें, आपने अभी जस्ट स्टार्ट किया तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं। 9 to 12 की जो पॉलिटिकल की बुक है उसे पढ़ लो, ठीक है। और मैं अभी अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, इतना टाइम नहीं है, फंडामेंट से स्टार्ट नहीं करना चाहते आपका, तो मैं आपके लिए ये वीडियोस डेली बना रही हूँ जो बिल्कुल बेसिक से होंगी, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं ये सारी मेरी वीडियोस। नेक्स्ट, इग्नू की जो बुक्स हैं, एमए की और बीए की, पॉलिटिकल साइंस की, उसकी हेल्प ले सकते हो। आपकी योजनाएं मतलब जो भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट पास करती है उसको एक बार गो थ्रू कर लो। हिंदू टाइम में जो द हिंदू है, आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद पीआरएस इंडिया, ये संस्थाई विश्लेषण होता है, इसे आप रीड आउट कर सकते हो। मीआर्ट की, एमए नेट की जो नीतियाँ हैं उसका विश्लेषण कर सकते हो, उसके एनालाइज कर सकते हो। और एग्ज़ाम के लिए टिप ट्रिक जो है वो ये है, समय का बहुत अच्छे से आपको टाइम जो है बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने टाइम मैनेज नहीं किया तो आपके क्वेश्चन रह जाएंगे। और जो यूजीसी नेट है उसमें ना क्वेश्चन लेंथी आते हैं, तो पढ़ने में आपको ना टाइम लग जाएगा। तो आपकी रीडिंग स्पीड थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, और प्रैक्टिस अगर करेंगे तो जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे। एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ आपको 1 मिनट लेना है, या फिर उससे अगर कम ले सके तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं इसमें, तो ये बेनिफिट है, यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। और जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, काफ़ी रिपीट होते हैं, तो ये भी आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। तो पहले आप क्या करेंगे, 10 यूनिट्स को एनालाइज करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, प्रीवियस टॉपिक जो है उसको देखेंगे। और जर्नल के लिए 60% जाना ज़रूरी होता है अगर आपको क्लियर करना है, ठीक है। अच्छा चलो, ये तो हो गई थोड़ी सी बातें। अब हम आते हैं अपने यूनिट 9 पर। यूनिट 9 जो है राजनीतिक अर्थव्यवस्था, विकास और असमानता की बात करता है। हम पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं और हम इकोनॉमिक्स के बारे में, इनकम के बारे में पढ़े ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो जो हमारी भारत की जीडीपी है उन सब के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत, विकास मॉडल और वैश्विक तथा राजनीतिक स्तर पर असमानता के कारण, इन सब का विश्लेषण एनालाइज हम इसमें करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर आपका है राजनीतिक और अर्थव्यवस्था का सिद्धांत, राज्य, बाजार और समाज के बीच जटिल अंत संबंध, आर्थिक निर्णयों पर राजनीतिक सत्यों का क्या प्रभाव होता है, ठीक है। सेकेंड है विकास सिद्धांत, आधुनिकीकरण सिद्धांत, वेबर, लिपेट, निर्भरता सिद्धांत, जैसे फैकर हो गए, ये सारे थिंकर, और विश्व प्रणाली सिद्धांत, वॉटस्टीन के बारे में और उनकी आलोचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आर्थिक समानता और वर्ग संघर्ष, आय और धन की असमानता के कारण और परिणाम क्या है। जैसे कि आप अर्थव्यवस्था में असमानता हो और वर्ग संघर्ष हो तो क्या प्रभाव इसका पड़ेगा, इसी के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। भारत में आर्थिक नीति के सुधार, आर्थिक नीति क्या है और उसके सुधार क्या हुए हैं। पहले हमारे इंडिया में जो मल्टी नेशनल कंपनियां थी उन पर बैन लगा दिया गया था, ठीक है। 1991 में इसे फिर से ओपन कर दिया गया। इसके बाद एलपीजी को लाया गया। एलपीजी मतलब कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, मीन्स ये सारी चीज़ें लाई गई। और आपकी योजनाएं योजना आयोग से नीति आयोग बन गया। आपको पता होगा ना नीति आयोग कब बनी थी, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। उसके बाद सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की चुनौतियाँ, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। और 10 और लास्ट यूनिट है, इसके बाद हम ये वीडियो ओवर भी कर देंगे। तो 10 और लास्ट यूनिट जो है वो है आपका समकालीन राजनीतिक मुद्दे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो अब देखोगे हमारे वैश्वीकरण मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, आपकी पॉल्यूशन हो गया, इन्वायरमेंट कितनी ज़्यादा पॉल्यूटेड है, ठीक है। दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है ठंडियों के टाइम पर। आई नो आपको पता होगा इसके बारे में, मुझे ज़्यादा बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, बैक टू द टॉपिक। तो वैश्वीकरण के मुद्दे जैसे जलवायु, पर्यावरण और प्राकृतिक राजनीतिक, आतंकवादी के मुद्दे, सुरक्षा, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून, प्रवासन और स्थानीय
शरणार्थी संकट, ये सारी चीज़ें वैश्विक मुद्दे हैं। और भारतीय मुद्दों की बात करें तो सांप्रदायिकता, धार्मिक, आपको पता है धर्म के आधार पर यहाँ पे कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है। राजनीतिक, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुद्दे इस पर बने हुए हैं। जाति और सामाजिक न्याय, क्षेत्रीयवाद और अलगवादी आंदोलन, महिला सशक्तिकरण और नैतिक जो लैंगिक न्याय है वो। सो थैंक यू फॉर गिव मी योर टाइम। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। यूजीसी नेट जो है इसका प्रॉपर गाइड मैं आपको यहाँ पर करूँगी, और हमने यूनिट 1 स्टार्ट भी कर दिया है, ठीक है। ये जो वीडियो है सिर्फ आपके यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने कॉलेज लेवल की स्टडी कर रहे हैं, जिनके पास पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। चाहे वो ऑनर्स कर रहे हों या फिर मास्टर्स की डिग्री कर रहे हों या ग्रेजुएशन में हो, किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कि पॉलिटिकल है, तो आप इसकी हेल्प ज़रूर ले सकते हैं। और याद रखना, आपकी कड़ी मेहनत और लगन से आप निश्चित रूप से ही सफलता प्राप्त करेंगे, ठीक है। और परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट। ओके, आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर कर सकते हैं अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी दिख रही है तो। अदरवाइज इट्स ओके। आप कमेंट करके मुझे अपने सजेशन भी इसमें दे सकते हैं कि क्या कमी रह गई है, क्या मैं इसमें और इंक्लूड कर सकती हूँ, ठीक है। और आप ये पूरा वीडियो ज़रूर देखना। और ये जो टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी मैं फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो फिर प्लीज़ उसे भी जाकर एक बार देख लेना। मैंने बहुत बेसिक से ही कराने की कोशिश करी है। ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो कि कोचिंग नहीं ले सकते, ठीक है, घर में बैठकर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं।